और आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम एक सवाल से करते हैं। कुछ चेहरे हमारे सियासत के ऐसे जिन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त हेडलाइंस भी दी, बहुत से चैनल्स पर, बहुत से प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि अपनी पार्टी का भरपूर दिफा करते हैं और गुस्से में भी देखा बहुत जगहों पे, फिर गायब होते भी देखा, कभी ईंटें तोड़ते हुए देखा, कभी हमने जेट स्की चलाते देखा, हमने एक्सकेवेटर चलाते देखा, लेकिन फुटबॉल के साथ साथ हमने उन्हें एकदम गायब होते भी देखा है। ये जो गायब हुई यानी फिरदौस आशिक अवान साहब, उनका हम जिक्र करें, सब कहाँ गई वैसे? वो कहाँ गई? उन्हीं से पूछते हैं। साथ हैं हमारे। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको रमज़ान मुबारक। अब आखिरी अशरा मुबारक, क्योंकि आज पाक रातें जो शुरू हो चुकी हैं तो उनका बिल्कुल। आपका कैसा जा रहा है रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए कि रमज़ान के साथ जुड़ा हमारा जो एक सोशल वर्क है या बहुत सारे रोज़ेदारों के साथ हमारी जो जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं अफ्तारी के लिए, माशाअल्लाह, तो वो मसरूफ़ियत वाला रमज़ान है, काफ़ी मसरूफ़ियत वाला। और आपा ये अभी का नहीं है, आपकी कई दहाइयों की कहानी है और जिसमें मस्कन भी है, जिसमें बच्चियों की शादियां भी माशाल्लाह आप कराती आई हैं, दस्तरखान भी वसी आपके वसीले से होता रहा है। लोग इस रुख तक क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मीडिया में मेरा एक इम्प्रेशन बना, वो मार दाड़ ला 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 अखाड़े वाला, सारा टाइम आप अखाड़े में, या कभी किसी को पंच मार रहे हैं, कोई हमें मार रहा है कोई। तो जो बेसिक मेरा सियासत में आने का जो असल मकसद था, वो स्टूडेंट लाइफ से हमारा जो एक सोशल वर्क और फातिमा इनाम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट फेडरेशन फॉर पुअर पेशेंट से जो सफ़र शुरू हुआ था, वो शेयर ट्रस्ट की शक्ल में ऑपरेशनल और फंक्शनल रहा। लेकिन सियासत में भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आई। तो जब ये सियासत के गंध में मैं घुस गई, एक फिजिशियन होते हुए, एक वुमन एक्टिविस्ट होते हुए, यूथ एक्टिविस्ट होते हुए, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ फिजिशियन होते हुए, तो वहाँ पे तजर्बा हुआ कि ये सियासी अखाड़ा जो है, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और हैं। यानी जिस काम के लिए सियासत को इबादत कहा गया है, या सियासत जो है वाकई हकीकी मानों में शेवा पैगम्बरी है और इसको उसी तरह से अदा होना चाहिए। लेकिन एक पहलू था जो टीवी पे आप मेरा दिखाते रहे, एक पहलू था जो सीक्रेट रहा। अब उसको सीक्रेट क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे यहाँ सियासी इंतकाम जो है वो ज़ातियात के साथ जुड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इदारे, मेरा वो ओल्ड एज होम, मेरा वो सेव मदर होम, मेरे वो रमज़ान राशन पैकेज, अफ्तारी दस्तरखान, या उन मुस्तहिक नादार बच्चों की जो शादियां हैं, और जो हमारे बहुत सारे यतीम बच्चे, उनके साथ मैं हर अपनी सालगिरह का केक काटती हूँ, उनके खुशियाँ, क्योंकि मैंने उनको अडॉप्ट किया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है, तो वो सारे बच्चे जो है मेरी सियासी इंतकाम पसंदी, मेरे मुखालफिन जो मेरे साथ करें, वो मेरी काज उसकी ज़ात में आई। और मैंने अपनी काज को अपनी ज़ात के साथ उस तरह से हाईलाइट नहीं किया। मेरी ज़ात हाईलाइट होती रही, मेरी काज जो थी वो पोशीदा रही। आज आपने वो काज ढूंढ निकाली है। तो बेसिकली आपने ढूंढा कि गायब किधर थी? हाँ, इतने अरसे से नजर ही नहीं, इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जमात आपकी सड़कों पे है, आप बिल्कुल गायब कहीं नजर ही नहीं आई। बात ये है कि जमात मेरी जहाँ पे भी है, मैं जमात के साथ ही हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि जो शायद जमात को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि कुछ हाईजैकर, कुछ नौसरबाज, कुछ सियासी यतीम, कुछ अंडर 19 के स्ट्रीट बॉयज़ जो हैं, वो उन पार्टी की लगाम उनके हाथों में आई है। और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार किया हुआ है, तो मैं पहले दिन से मेरा वही मौक़िफ़ था, आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है कि जो ग्रास रूट लेवल से उठ के ऊपर आता है, जो अवाम में से होता है और अवामी मसाइल को जानता है, जब तक कंसल्टेशन प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनता, वो अवामी मफाद की पॉलिसी बन ही नहीं सकती। और कौमी मफाद की पॉलिसीज़ अगर आप उन लोगों के हाथों में देंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, ना वो काउंसलर उस चेन ऑफ कमांड के मैकेनिज़्म से वाकिफ़ हैं, ना उनको सर्विस डिलीवरी का एक्सपीरियंस है,
ना उनको पब्लिक इश्यूज के साथ ओरिएंटेशन है और ना उनका नेशनल इंटरेस्ट का एक्सपोजर है। तो वो सारी चीज़ें बदकिस्मती से जो होती रहीं, आपने देखा कि कभी मैं इन कभी मैं आउट, लेकिन मेरी कमिटमेंट चेंज किया गया ना। मैं खुद तो ज़ाहिर है बेसिकली मेरी सियासत कोई रोज़गार या कारोबार के लिए थी नहीं ना, मेरी सियासत आज भी जो है अपनी ज़ात के लिए है। अगर मेरी ज़ात के लिए सियासत हो तो रिज़र्व सीट पे हमारी माशाल्लाह सारी मिनिस्टर्स जो इस वक्त हैं वो सारी रिजर्व सीट से आई हैं। ओपन इलेक्शन लड़ना, एक है वोट की सियासत, बिल्कुल, एक है चापलूसी, खुशामद और ज़ाती मफादात के साथ जुड़ा एजेंडा। तो मेरा एजेंडा मेरी काज के साथ जुड़ा है, मेरी काज को लाइव रहना है और वो मेरी उसके लिए सियासी जो प्रायोरिटीज़ हैं या सियासी तरजीहात हैं वो आज भी मुझसे, मैं लिफ्ट में जब अंदर आ रही थी आपके स्टूडियो तो उन्होंने कहा कि आप पीटीआई के साथ हैं। वो मेरा एक बड़ा प्यारा बच्चा नादर हमेशा मेरे साथ, उसका एक शुरू से एक कैरियर उसका शुरू हुआ था तो मैं उसको उंगली थाम के लेके आई थी। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि बेटे मैं पीटीआई के साथ हूँ, पीटीआई मेरे साथ नहीं है। हाँ, तो वो क्या लगा के हंसा। मैंने कहा मैं पीटीआई के साथ हूँ लेकिन पीटीआई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं पीटीआई की जो ये सब चीज़ें चल रही हैं उसमें शायद मेरे जो कंसर्न्स हैं आज नजरिया मुख्तलिफ वक्त साबित कर रहा है कि मैं जो कह रही थी उस वक्त भी कि ये जो सियासी यतीमों का टोला है ये पार्टी को बंद गली में लेके जाएगा। वो किधर है वैसे बायदी वे आजम खान, वो नजर नहीं आ रहा ना, जो पार्टी की तबाही का असल जिम्मेदार है वो किधर है। और बहुत सारे किरदार हैं। बहरहाल आज हम सियासी उस पर नहीं जाएंगे। आज हम इस बात पे करेंगे कि हमें असल सियासत का जो किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी एक्टिविस्ट को या समाजी कारकुन को उसको सबसे पहले कर्जा है उसके ऊपर उसकी अपनी मिट्टी का। जी। और जो अपनी उस मिट्टी का मकरूज है उसके ऊपर बोझ है, वो समझता है उसको चैन नहीं आ सकता, वो सुकून में नहीं हो सकता। जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त बेरोज़गारी है, जो माशाल्लाह हमारे हम तो जो सो कॉल्ड शायद इन एक्सपीरियंस थे ही, जो हमारे तजर्बाकार टीम ने पाकिस्तान का आके हाल किया है, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे सुकून से सोते होंगे, कैसे चैन से उनका जो है वो दिन बसर होता होगा। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो डिप्राइव्ड फैमिलीज़ हैं, जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, जो डिज़र्विंग और नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, उनके लिए इस वक्त ज़िंदगी जहन्नम बनी है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि हम रमज़ान दस्तरखान कई दहाइयों से हम इस नशे का शिकार हैं। इस वक्त मुझे दुख होता है उस दस्तरखान में जब मैं आके देखती हूँ कि वो लोग भी आके, वो फैमिलीज़ भी फ्री अफ्तारी के लिए बैठी होती हैं जो अफ्तारी कराया करती थी। जो ख़ानदान जो थे देने वाले थे, ऐसे हालात इस पाकिस्तान के इन जालिमों ने कर दिए हैं कि पाकिस्तान की वो फैमिलीज़ इस वक्त जो हैं वो दस्तरखानों में आने मजबूर हुई हैं। जो पहले दस्तरखान सजाते थे आप लोग, अब जो आपने डिफरेंस बताया, तो कितना डिफरेंस, यानी अगर पहले फॉर एग्जांपल 1000-2000 थे, कितने ऐड हो गए? देखिए ये एक आई ओपनर है हमारे लिए भी और बड़ा सोर पॉइंट है। दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम अगर दस्तरखान फ़र्ज़ करें, हमारा टारगेट है कि हमने 1000 बंदे को इन दस्तरखानों पे अकोमोडेट करना है, खाने वाले 2000 आए होते हैं। और वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो तकलीफ़ दह चीज़ है कि फैमिलीज़ कभी नहीं आई थी। उसमें मेल तो आ जाते थे, मजदूर आ जाता था, राहगीर आ जाता था, अब फैमिलीज़ घरों से निकल कर अब वो ख़वातीन का उन दस्तरखान पे आना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल तो है, एक तलख हकीकत है कि जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा जो है ओल्ड एज होम जिसकी आपने बात की, मस्कन भी है। और हाँ। जी, 2012 में मैंने इसको बनाया था। 2012 में जरदारी साहब से उधर स्पेशली जाके इफ्तिताह कराया था मैंने। लोग यहाँ फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, पेट्रोल पंप बनाते हैं, मुख्तलिफ अपनी ज़ात के साथ जुड़े मुस्तकबिल के कोई कारोबारी मंसूबे बनाते हैं। तो मैं
उस वक्त भी मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है जी। तो वो ओल्ड एज होम में लोगों की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि जब घर में अपने बच्चों के लिए लोगों के पास, और ये भी एक तलख हमारे माशरे की हकीकत है जिसको छुपाया जाता है। मैं चूँकि रोज़ उन लोगों से मिलती हूँ, मुझे पता है कि वो बुज़ुर्ग जो हमारा सासा हुआ करते थे, वो बुज़ुर्ग जो हमारे लिए दुआओं की फैक्ट्रियाँ थे, वो बुज़ुर्ग जिनको हम उनकी खिदमत करके समझते थे कि दुनिया और आखिरत में हम सुरखरू हो रहे हैं, उन बुज़ुर्गों को हम बोझ समझने लगे। आपका कोई ऐसा वाकया ओल्ड एज होम का जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, जो आई ओपनर हो सबके लिए? देखिए, ईद का त्यौहार जो होता है हमेशा एक अपनों से मिलाता है, और लोग परदेश से दुनिया जहान में जहाँ भी वो रोज़गार के लिए जाते हैं, उनकी कोशिश होती है हम ईद अपनों के साथ करें, हम ईद जो अपने बच्चों के साथ करें, अपने वालिदैन के साथ करें। ओल्ड एज होम में या हमारे मस्कन में जो लोग हैं, उनकी आंखें ईद वाले दिन तरसती हैं और उदास और उम्मीद से भरी होती हैं, और वो दरवाजे को ताक रही होती हैं हसरत से कि शायद हमारे बच्चों में से भी कोई हमसे मिलने आए, शायद हमारे अपनों में से भी कोई यहाँ आए। कोई भी नहीं आता, नहीं आते, छोड़ के जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते। उससे बड़ी तलख हकीकत कि जब वो फौत हो जाते हैं और हम उनके जो फ़ोन नंबर, ज़ाहिर एक प्रोसीजर है कि कोई लेके आएगा तो आपने उसका एंट्री करनी है, उसकी आईडी कार्ड लेना है, उसका एड्रेस लेना है, उसका फ़ोन नंबर लेना है, वो हम उसके फ़ोन नंबर पे इतला करते हैं कि आपका फ़लाँ अपना प्यारा माँ या वालदा या अजीज़ा फौत हो गई हैं, तो काइंडली उनकी मैयत आप ले जाएं। वो फिर हमें कहते हैं कि नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहीं तदफीन कर दें। और फिर हमारा वो लम्हा बड़ा तकलीफ़ वाला होता है जब वो ज़िंदगी में तो उनको नहीं मिल पाती और मौत के बाद भी उसकी बॉडी को भी लेने के लिए कोई नहीं आता। फिर हमारा इदारा उनकी प्रॉपर शरई तकाज़ों के मुताबिक कफन, दफन, गुस्ल का इंतज़ाम करता है, और हम लोग फिर उसके कब्र की जगह बाय करते हैं, क्योंकि देहात के अंदर हम खुली ज़मीनों में कब्रिस्तान बनाते हैं। शहरों के अंदर जहाँ हमारा ये इदारा बना हुआ है, वहाँ पे बदकिस्मती से कब्र ख़रीदनी पड़ती है, तो फिर हम वो उसके लिए कब्र ख़रीदते हैं। मैंने इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए अपने इलाके में एक मॉडल कब्रिस्तान बनाया। बिल्कुल, आपने बनाया, आपने विजिट किया था वो, जी। उस मॉडल कब्रिस्तान के अंदर हमने पूरे ज़िले बल्कि डिवीज़न पूरे में एक वाहिद वो कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मॉर्चरी भी बनी है, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी डेड बॉडीज़ जब आती हैं तो उनकी तदफीन के लिए कई दिन वेट करते हैं वो लोग कि उस किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ रही है, कोई वालद जो बाहर है तो उसने आना है, तो फिर हमने तदफीन करनी है। तो कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ हमने मॉर्चरी भी बनाई, वहाँ हमने जनाजे गाह बनाई, वहाँ हमने वो जो भी कफन दफन के साथ जुड़े लवाजमात हैं वो किए, और फिर कब्रें जो हैं उनको एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा बैंक बना के कोई एक सदी के बाद भी ढूंढने आए कि मेरा वालद वालदा या मेरा अपना कहाँ दफन है, तो उसको पता हो कि उसकी कब्र कौन सी है। तो वो हमने वहाँ पे किया है। फिर चूँकि रमज़ान राशन पैकेज इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, लोगों के ज़रूरत है, वो हम बहुत सारे हमारे मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। वो डोनर्स जो फ्रंट पे नहीं आते लेकिन हम मेरे इस काज के साथ हैं, वो मेरी ज़ात के साथ नहीं होंगे, पॉलिटिकली शायद मेरे साथ वो ना हो, लेकिन वो मेरे काज के साथ हैं। उन लोगों की मदद से हम हर साल उन फैमिलीज़ को रमज़ान राशन पैकेज देते हैं। शेयर ट्रस्ट उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और ये सारी एफर्ट जो है नॉन गवर्नमेंटल है। मैं 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हेड की हैं, मैंने उन 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में भी 1 पाई 1 रुपया भी अपने ट्रस्ट के ऊपर स्पेंड नहीं किया, कोई फैसिलिटेशन उस वक्त अपने दायरे को नहीं की है। अब तो नॉन गवर्नमेंटल सपोर्ट से चलाया, क्योंकि जब गवर्नमेंट के 5 रुपए भी उस अदारे में शामिल हो गए तो वो अदारा इसलिए सफ़र करेगा कि 5 रुपए किधर गए मेरी वजह से।
तो इसलिए उसको हमने टोटल नॉन गवर्नमेंटल रखा। फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग अभी? देखिए उसमें हमारी ना बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, अभी मेरी वालदा की डेथ हुई है जो ही, तो एक पहले ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, यानी एज एन एनजीओ चल रहा था। फिर हमने बैठ के फैसला किया कि इसको हम ट्रस्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि मेरे बाद भी ये चीज़ें चलें। उसमें मेरी वालदा की डेथ के बाद जो वालदा की ज़मीनों में शेयर था वो हमने ट्रस्ट को डोनेट किया। फिर वालदा की जो बैंक में कुछ बैलेंस था और कुछ उनकी जमा पूंजी जो थी वो हम बच्चों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, ना उनकी ज़मीन से शेयर लेंगे, ना हम उनके बैंक से शेयर लेंगे, या जो उनके पड़े हुए वसाइल हैं हम उसको अपने ट्रस्ट को देंगे। और अभी हमने उनकी उस जगह पे शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेडेड शुरू कर दिया और उस हॉस्पिटल में हम अपने वसाइल से उसको बना रहे हैं। आई कैंपस हम उसका इनागोरेट कर चुके हैं, साथ ही हमारा गायनी का कैंपस कंप्लीट है और उस 4 स्टोरी हॉस्पिटल का पहला फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसके बाकी 3 फ्लोर भी बनाएंगे। अब ये कैसे हो रहा है, अब ना मैं किसी से 1 रुपया भी मांगती हूँ, ना मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में किसी से अपने ट्रस्ट के लिए सपोर्ट मांगी ना ली। ऐसे ही हमारा एक पैनल है स्टूडेंट लाइफ से जो मेरे साथ जूनियर थे या मेरे सीनियर थे डॉक्टर्स, वो मेरे इस इदारे के साथ शुरू से मेरी काज के साथ सपोर्ट में रहे। वो लोग इसके मेंबर्स हैं, कुछ हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट इसके मेंबर्स हैं और सारा सिस्टम हमारे मेंबरान के ज़रिए चलता है। कोई हमने किसी भी डोनर एजेंसी से हम कुछ नहीं लेते। अच्छा। और किसी डोनर एजेंसी में यूएसएड है, ये आपकी मुख्तलिफ अदारे हैं जो इंटरनेशनल लोकल, किसी से हम बैतुल माल समेत 1 रुपया भी हम किसी से नहीं लेते। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेंबर्स इसको मैनेज कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स मैनेज करते हैं। और ये एक हमने ट्रेंड सेट किया है कि इसलिए नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो क्योंकि ये अदारे जो हैं वो बैतुल माल हो, सोशल वेलफेयर हो या इंटरनेशनल एनजीओज हों, उनको उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे हमसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी है जी। हम सिर्फ मेरी शक्ल देख के वहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे खुश करने के लिए नहीं आना चाहिए, उन्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ जिनकी शक्ल को कोई नहीं जानता, जिनकी, और इसलिए हम किसी के पास जाते नहीं हैं। अब चूँकि हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बड़ा है, हॉस्पिटल बनाना और फिर उसको चलाना इट्स अप हिल टास्क। उसके लिए अब हमें अपने डोनर्स को वसी कर रहे हैं, टीम जो है उसको ट्रस्ट के साथ अटैच कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो सैकड़ों मरीज़ शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल के ओपीडी में आज भी सुबह वो 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है तो लोग टोकन लेके वहाँ सैकड़ों की तादाद में उनकी उम्मीद का मरकज़ है। पापा मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो बच्चों की शादियाँ आपने अपने हल्के में कराई वो भी बहुत ही प्यारा हम देखते हैं मंजर होता है, वो जो खुशियाँ उनके चेहरे पर होती हैं, उनके माँ बाप के चेहरों पर होती हैं, वो आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से होती हैं। थोड़ा सा उस पर बताएं कैसे चल रहा है। देखिए बेसिकली जो इस वक्त की सिचुएशन और हालात हैं, बहुत सारी ये जहेज़ की लानत का शिकार हमारी जो माशरती बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई ये भी है कि जहेज़ जो है वो, और लेकिन एक तरह से वो ज़रूरत भी है बच्ची की। आज के सेल्फिश माशरे में जब बच्ची को आप अलहदा करते हैं तो वो उसके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो किधर जाएगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा डिमांड के साथ जुड़ा जो हमारा सोशल ईवल्स के उस सफ़र में एक माइंड सेट है, उसको शिकस्त देने के लिए हमने शेड ट्रस्ट से ये बेड़ा उठाया था। और हम ये करते हैं कि एक डेट फिक्स करते हैं और कि फ़लाँ दिन वो गैप होता है हमारा कम से कम 3 माह का, ठीक है, और 3 माह पहले डेट वो हम अनाउंस करके उनको ये लड़की वाला और लड़की वाले दोनों आके हमारे पास रजिस्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदा इज्तिमाई शादी में नहीं आता। अगर लड़की वाले तो मजबूर होते हैं कि वो बारात वगैरह नहीं टेक केयर कर सकते और जहेज़ नहीं दे सकते, तो वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। लड़के वाले एग्री नहीं करते कि भाई हमने
इज्तिमाई शादी में जाके दुल्हन को नहीं लेके आना। अच्छा, दोनों का एक जगह पे मुत्तफिक होना ज़रूरी है। वो जब दोनों मुत्तफिक हो के आपस में रिश्ता करके डेट रख के हमारे पास एनलिस्ट हो जाते हैं कि ये जो आपकी डेट है इसमें हमारा भी एनलिस्टमेंट कर लें, तो वो हमारी एक बन जाती है लिस्ट, जो शार्ट लिस्ट 1 महीना पहले हो जाती है। ठीक है। उसको शार्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होता है कि जो बच्ची हमारे पास आई है वो यतीम हो, पहला क्राइटेरिया। उसका कोई सहारा आसरा ना हो, उसकी वालदा बेवा हैं और भाई छोटे हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये भी है कि जो अफोर्ड कर सकता है जब उसे कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो वो भी लाइन में आगे खड़ा हो जाता है। तो हमने ये रखा कि भी वो बच्ची जिसका वालिद नहीं है और भाई छोटे हैं, कमाने की उम्र में नहीं है, और माँ जो है वो बेसहारा होते हुए वो हमारे पास आए और हम उसका बोझ उठाएंगे। हम फिर उसके लिए जो ज़िंदगी की बेसिक कमोडिटीज़ हैं, हमारे डोनर्स जो हैं फिर उसको स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर वो फ़र्ज़ करें कि 25 शादियों की लिस्ट है, जस्ट सपोज, तो 25 है या 50 है या 100 है, उसका हमने एक डोनर तो वो अगर किसी ने वॉशिंग मशीन देनी है उसको, तो वो एक डोनर तो 100 नहीं दे सकता ना। उसका एक आइटम हम उसके ज़ुम्मे लगाते हैं, वो अपने साथ टीम बना ले, वो अकेला दे दे। ठीक है। और उसने वो एक आइटम देना है। अगर पेडेस्टल फैन है तो वो किसी एक ने देने हैं सारे। अगर आपके जो है वो बेड है या उसकी पेटियाँ हैं, कबर्ड है, सेफ है, चूल्हा है, किचन की उसकी जो भी यूटिलिटीज़ हैं जिसमें बर्तन हर तरह के, कोई डिनर सेट है, कोई यहाँ तक कि उसकी शादी का जोड़ा जो है वो भी एक कलर का फिर हम ऑर्डर देते हैं कि भाई एक जैसे जोड़े चाहिए। और तकलीफ दे बात उस वक्त आती है जब जूते की बारी आती है, क्योंकि शूज़ हर एक का साइज़ एक नहीं होता। कपड़े जो है हम उनको एडवांस में अनस्टिच देते हैं विद पैसे कि आप अपने साइज़ के सिलवा लें। ठीक है। अब जूता जो होता है वो फिर हम उनके साइज़ का एक जैसा तो ले नहीं सकते। वो फिर जब हम उन्हें कहते हैं कि जूता आप मैनेज कर लेंगे, तो वो कहते नहीं, उसके पैसे भी जब हम उनको देते हैं। और मैं वो बच्चियां जब जिस दिन शादी होती है तो ज़ाहिर है वो मेकअप एक रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बच्चियां जो मुख्तलिफ देहात में काम कर रही होती हैं या पार्लर्स हैं, उनको फिर हम एंगेज करते हैं। ठीक है। और इतनी तादाद में बच्चियों को तैयार करना, उनको वो चूड़ियाँ, मेहंदी, तो वो डेफिनेटली खूबसूरत मंजर भी होता होगा। बहुत। आपका कभी दिल करता है कि इतना अच्छा फलाही काम भी कर रही हैं, साथ साथ डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, तो कभी दिल करता है कि इन सारी चीज़ों को, सियासत को छोड़ के बस इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस करूं मैं, या सियासत से अब नाराज़गी है? देखिए, सियासत मेरा एक स्टेप है, एक लेबल है जो इन अज़ाइम को, इन मकासद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ इस मुल्क के अंदर सियासत के या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स या अच्छे काम हैं, उनको वो ब्यूरोक्रेट हो, वो आपका सनतकार हो, वो आपका सरमायादार हो या आपका आम शहरी हो, वो आपकी सपोर्ट, बहुत कम लोग हैं जो आपकी काज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अक्सरियत लोग जो है आपकी ज़ात को सपोर्ट करते हैं कि रिटर्न में क्या मिलना है। और वो इन हिडन मेरी काज सपोर्ट हो और रिटर्न में अगर उनको कुछ मिल जाए मुझसे जो जायज़ हो और एज़ पर ला हो, तो मुझे खुशी होती है कि ये बेवकूफ़ जो है ये अल्लाह के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, ये अल्लाह के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये लोग जो है वो डॉक्टर फिरदौस के लेबल को सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर फिरदौस की काज को सपोर्ट नहीं कर रहे। और यकीन माने कि हमारे यहाँ जो आप बात कह रही हैं ना, मेरी ना शक्ल बदली है, ना मेरे मकासद बदले हैं, ना मेरा मंजिल और सफ़र बदला है। और आप पार्टी भी नहीं बदलनी। ऑफ कोर्स मेरी कमिटमेंट अपनी काज के साथ है। तो जो बदला है, लेबल बदला है, तो लोगों की नज़रें बदल गई हैं, लोगों के रवैये बदल गए हैं, लोगों की जो रिस्पांस बदल गए हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दैट्स द रीज़न कि मैं काज वालों को अपने साथ रखती हूँ। यानी जो मेरे डोनर्स हैं वो आपके साथ उनको मेरी पोस्टों से कोई लेना देना नहीं, उनको मेरी
पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, मेरी मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। वो जो मेरी मिनिस्ट्री या मेरे लेबल या उहदे के साथ लोग आते हैं वो फसली बटेरे होते हैं, वो उतनी देर आते हैं जितनी देर वो होता है, उसके बाद वो उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जो काज के साथ जुड़े लोग हमेशा साथ रहते हैं और वही हमारे लिए एक असासा है। और मैं आपके प्रोग्राम से उनको सैल्यूट करती हूँ। अगर वो मेरे साथ ना होते तो डॉक्टर फिरदौस की काज कब की मर गई होती। मुझे और मेरी काज को जिंदा रखने वालों आपको सलाम। बिल्कुल आपा, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, अभी एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। पीटीआई में कौन सी तब्दीलियां आप चाहती हैं, क्या आप राजी हो जाएं उनसे? देखिए, पीटीआई में कोई भी ऐसा बंदा जो मुझे जानता है, मेरे चेहरे को जानता है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पार्टी को डिफेंड नहीं किया। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने फ्रंट लाइन पे आके पार्टी के नैरेटिव को प्रमोट नहीं किया। वो ये नहीं कह सकता कि पार्टी जो है उसने मुझे आवाज़ दी हो और मैंने हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट्स नहीं भुगती। पेशावर तक मैं कंटेम्प्ट्स भुगत के आई हूँ पार्टी के नैरेटिव को नरेट करते करते। लेकिन पार्टी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन और पार्टी के अंदर जो हाईजैकर्स बैठ के टीनेजर्स, और देखिए मैं 22 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं सीरिया निकाल के उन अंडर 19 टीम के पीछे नहीं खड़ी हो सकती। मैंने सियासत करनी है इज्जत के लिए। और ये मेरे वालिद साहब की ट्रेनिंग है हमें कि इज्जत लेने के लिए पहले बेइज्जत नहीं होना। वाह। तो इज्जतदार तरीके से मिले तो फिर वो इज्जत चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि मैं बिन बुलाए उछलती कूदती फिरूं। जहां बुलाया पार्टी ने मैं गई, इज्जत से बुलाया इज्जत से गई हूँ। जहाँ नहीं बुलाया ना मैं पीछे दौड़े लगाई हैं, ना मैंने धक्के दिए हैं किसी को, ना मैं कंटेनरों पे चढ़ी हूँ, ना मैंने अपने आप को डिग्रेड किया है, और अभी भी नहीं करना। पार्टी ने इज्जत से बुलाना है, जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाऊंगी। आखिरी बार नहीं बुलाया ना तो डॉक्टर फिरदौस अपना काम करती रहेगी। डॉक्टर फिरदौस को तो अपने लोगों के साथ जीना है, अपने लोगों के साथ मरना है। और सियासत जो है मेरी ज़रूरत इसलिए है कि मेरे लोगों के जो राइट्स हैं, जो मेरे लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स स्नब होते हैं, मैं उनकी कस्टोडियन, उनको प्रोटेक्ट करने की, खुद चाहते और मैंने उनकी वो सियासत की। देखिए, अभी मैं टीवी की स्क्रीन से गायब हूँ, मैं हल्के से तो गायब नहीं हूँ। मैंने अपने लोगों के लिए जो बेड़ा उठाया हुआ है वो तो मेरा काम चल रहा है। अब पार्टी को मेरी जब जरूरत होगी तो मेरी ड्यूटी लगाएं, बगैर ड्यूटी के बिन बुलाए सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस सारे सिचुएशन में आपको लगता है कि मसला सिर्फ वहीं से, जब आपने बुज़दार साहब को डिफेंड किया, सबसे मुश्किल काम भी किया और साथ खान साहब को बताया भी कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? देखिए, खान साहब को बहुत सारी चीज़ें तो अब समझ में आ गई होंगी और मज़ीद आ रही होंगी कि जो लोग उनकी मौसूमियत का फ़ायदा उठाते रहे इस हवाले से कि उनको गलत हक़ाइक़ बयान करके सिर्फ़ अपनी उनके दिल में जगह बनाने के लिए या खुशामद करके उनको मनफी चीज़ों के साथ जोड़ के, आप मुझे बताएं ना कि जो उनको ये बताते रहे कि आप आज असेंबली तोड़ें तो कल इलेक्शन हो जाएंगे। 1 साल हो गया ना, तो 1 साल में पार्टी ने जितना सफ़र किया है, सेक्रीफाइस किया है, जितनी वर्कर्स ने मुश्किलात उठाई हैं, और जिस टोले के साथ उनका मुकाबला है, वो टोला एक तजर्बाकार वो गैंग है जो अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और ख़ान साहब को उन्होंने अल्टीमेटली उस गैर तजर्बाकार टीम ने नुकसान पहुंचाया, एक बंद गली में ला के खड़ा किया। आपकी टीम में कौन कौन शामिल है? अगर नाम सबके पता है, आपको सबके नाम पता है। मैं तो एक ही शख्स की तलाश में हूँ, आज़म खान की। वो किधर है? असल जिम्मेदार वो है। अच्छा। उसने, देखिए, जो सियासी लोग होते हैं उनको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? इज्जत। बाकी चीज़ें बाद में चाहिए होती है ना। अगर तो कोई सियासत, प्राइम मिनिस्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो PS to PM जो है वो अवेलेबल हो के उन MNAs की, उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की
तकलीफ सुन के उनको अपना ज़ाती कोई एजेंडा नहीं होता। अगर कोई सड़क मांग रहा है तो अपने लोगों के लिए मांग रहा है, गैस मांग रहा है उसकी लड़ाई अपने लोगों के लिए, अगर कोई बिजली की बात कर रहा है तो अपने उन वोटर्स की जंग लड़ रहा है ना। तो आप उनको कुछ नहीं दे सकते तो इज्जत तो दे देना, एक कुर्सी दे दें, एक चाय का कप दे दें, उस पर तो कोई आपका खर्चा ये एक बड़ा मसला रहा जो तो ये जब उनको इज्जत नहीं मिलती थी तो वो डिसहार्ट होते थे, वो फ्रस्ट्रेट होते थे, वो फ्रस्ट्रेशन में अपना गुस्सा निकालते थे। ये खान साहब को जाके ये कहते थे कि ये बिक गए हैं, ये इन्होंने इतने करोड़ ले लिए हैं इसलिए ये इस ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी तकरीरें कर रहे हैं। क्योंकि उसमें असल मसला ये है कि हमारा वोटर ये देख रहा होता है कि ये मेरा नुमाइंदा जो है ये मेरे लिए क्या बोलता है, डिलीवर क्या और ये क्या करता है। वो कोई भी जो वोट लेके आता है वो अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, उसको डिलीवर करना है। यही और अगर डिलीवर नहीं किया तो ये वोट की ताकत जो है अल्टीमेटली उसको ले डूबेगी। और हमारे यहाँ जो मसला रहा कि खान साहब को ये बात पढ़ाई गई, कानून में डाली गई कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, ये तो नौकरी मांगते हैं बेचने के लिए, ये डेवलपमेंट फंड मांगते हैं के लिए, अपने कमिश्नरों के लिए, और ये तो पोस्टिंग ट्रांसफरों से पैसे लेते हैं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हम पावर करें और उसको कहें कि वो मेरिट पे फैसले करें। आप यकीन माने कि इस मुल्क को आज इस नहज पे ये सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन असल जो इस मुल्क को तबाह करने वाली है वो ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आज हम हुकूमत में नहीं है लेकिन चेहरे तो वही हैं ब्यूरोक्रेसी में। डीसी डीपीओ वही है, रीशफल हो गया ना, कोई एक जिले से दूसरे जिले में चला गया। और हमने देखा है आपा जब वो काम नहीं करते थे तो आप जाके लड़ भी पड़ती थी। असल में वो जंग हमारी जाती नहीं है ना, जाती नहीं है आवाम के लिए। हम ये समझते हैं कि जो भी पब्लिक से तनख्वाह लेता है, पब्लिक के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, उसको पब्लिक के सामने जवाबदेह होना है। हम सियासतदान तो जवाबदेह होते हैं, वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेसाल करते हैं। और कोई भी सियासतदान वो उस वक्त तक गलत काम कर नहीं सकता जब तक उसका सेक्रेटरी साथ हिस्सेदार ना हो। लेकिन आप ऐसा मुझे बताएं कि आज तक मिनिस्टर तो जेलें भुगत रहा होता है, सेक्रेटरी जो है वो कैसे बाहर आ जाते हैं, उनको क्यों जो रिलीफ मिलता है? वजह यह है कि असल माफिया जो है, जो अंग्रेज़ हमें तोहफे में दे गया था, वो ब्यूरोक्रेसी है। और उस ब्यूरोक्रेसी ने इस पाकिस्तान को इस नहज पे पहुँचाया है कि आज भी उनकी सोच जो है वो अंग्रेज़ के उन काले कानूनों के साथ जुड़ी है। क्योंकि डीसी उन्होंने, आप डीसी का घर देखें, जाके कमिश्नर का घर देखें, उस वक्त वासराय को अपनी सुपीरियरिटी के लिए बड़े बड़े घर चाहिए थे। अब वो कौन सा ब्यूरोक्रेट जो इस कौम के साथ चीफ सेक्रेटरी हो या आईजी हो या कमिश्नर डीसीज हों, कौन सा ऐसा है पाकिस्तान में जो खुद आगे बढ़े और कहे जी मुझे 2 कमरे की कुटिया दे दें, ये बाकी जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ कोई हॉस्पिटल बना लें, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बना लें, कोई कॉलेज बना लें। कोई पाकिस्तान में बता दें 75 साल में ऐसा को माई का लाल पैदा हुआ हो। जब भी जगह डोनेट की हैं सियासतदानों ने की हैं, हम लोगों ने दी हैं अपने ज़ाती विरासती ज़मीनें कि यहाँ पे बनाएं जी स्कूल, यहाँ बनाएं जी हॉस्पिटल, यहाँ बनाएं जी कॉलेज। लेकिन सफ़र भी फिर सियासतदानों ने किया है। तो लेकिन ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जो रिफॉर्म्स जो ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करेगा, जो ब्यूरोक्रेसी जिस निज़ाम को आज लेके चल रही है वो अंग्रेज बना के दे के गया था। जब आपने बाकी सारी रिफॉर्म्स कर दी हैं तो ये भी कर तो इसको भी करें। जो एक दफ़ा 17 ग्रेड में एससी भर्ती हो जाता है, वो डीसी कमिश्नर और एंड तक 22वें ग्रेड तक उसके पक्ष प्रिविलेज, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है जी। और इस कौम के इस वक्त जो मुश्किलात और मसाइल हैं, आप मुझे बता दें कि कोई पेट्रोल करप्शन हम ख़त्म करने आए थे ना, खान साहब का स्लोगन करप्शन, तो वो जिनको मेरिट पे हमने बिठाया था कि आपने मेरिट करना है, उन्होंने रेट जो था, अगर कोई सिपाही या पुलिस वाला, कोई थानेदार SHO 100 रुपये या 1000 रुपये में काम कर लेता था ना, तो खान साहब का ड्रावा उन्होंने उन पर डाल दिया था कि रेट बढ़ाएं, हम पे सख्ती बहुत है। खान साहब ने कहा करप्शन होने नहीं देनी। उन्होंने उस गरीब की जेब को
10 गुना ज्यादा कुतरा था, और वो नाम उन्होंने मेरिट रखा था उन बदबख्तों ने, और इन्हीं मसाइल की वजह से यहाँ तक पहुंचे आप। और भर्तियां जो हुई मेरिट पे, कभी भी हम सियासतदान किसी का हक मार के फिर उसके दरवाजे पे जाना ना, दस्तक देनी है, उसे वोट लेना ना, एक दफा आप उसको चीट कर लेंगे, दूसरी दफा तो आपको के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी तो हर इलेक्शन में होती है, ब्यूरोक्रेट की अकाउंटेबिलिटी कौन करता है? यही बात है, सोच बदलने की जरूरत है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। बहुत और खान साहब को अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, और ये गला सड़ा गंदा निज़ाम जो है वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। और सिर्फ खान साहब के साथ ये कुछ जुड़ा एजेंडा नहीं है, जो हमारे 22 करोड़ अवाम है, क्योंकि मैं जब सियासत में आई हूँ तो उस वक्त तो मैं पीटीआई में नहीं थी, वैसे आप तो मैं इसी सिस्टम को बदलने आई थी ना। अगर अभी ऐसी कोई ऑफर हो जाए, पीटीआई देखें आपसे नाराज है, पीटीआई आपको नहीं बुलाती, पीपल्स पार्टी अगर आपको बुलाती है वापस, तो जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पीपल्स पार्टी के 2600 वोट है मेरे हल्के, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। अब मैं पीटीआई के साथ मेरा घर के अंदर लड़ाई या नाराज़गी या गिले शिकवे चल रहे हैं, लेकिन आपको जब आप खामोश हैं तो हर हफ्ते कभी मुझे नून में भेजा जाता है कि मैं नून में चली गई, ऑफर भी आती है, मतलब एक सिस्टम चल रहा होता है ना, सोशल मीडिया की ट्रिक्स चल रही होती है। कभी मुझे पीपल्स पार्टी में भेजा जाता है। भाई जो अक्ल के अंधे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जो नून लीग है उसका सिटिंग एमएनए पहले मेरे हल्के में बैठा हुआ है, जो पीपल्स पार्टी है उसकी 2600 वोट जो है मेरे हल्के में है, उससे पिछले साल मैंने 95,000 वोट लिए हैं और पीपल्स पार्टी के उस हल्के में 2600 वोट हैं। अब मुझे अपनी सियासत करनी है, मैंने वोट की सियासत करनी है, मैंने कोई रिजर्व सीट पर नहीं आना, ठीक है, मैंने ओपन इलेक्शन लड़ना है। हालात वाकयात सूरत हाल के मुताबिक मैंने फैसले करने हैं, ठीक है, कि पीटीआई को मेरी जरूरत नहीं तो मेरे लोगों को तो मेरी जरूरत है। मैंने अपने लोगों से लेट्स सी लेकिन ये ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती हैं, अपने लोगों के लिए जो मेरे लोग चाहेंगे वो पार्टी के बगैर लड़ेंगे। और पार्टी अगर मेरे साथ, देखिए पीटीआई को अगर मेरी जरूरत नहीं है, बार बार मैं ये कह रही हूं, तो आप पर काम करेंगे, तो मुझे अपने लोगों के लिए तो खड़े होना, तो आप तो खड़ी होंगी इंतखाबात में, तो मैं उन लोगों को तनहा तो नहीं छोड़ना। कब होंगे इंतखाबात आपका? मुझे तो होते नजर नहीं आ रहे, जब भी होंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तो जो इंतखाबात का डंडोरा लेके चल रहे हैं उन सब को शौक पूरा हो गया, तो मेरा भी रहता है, तो जब होंगे तो मैं वो शौक जरूर पूरा करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, साथ रहिए।